हेलो, गुड डे। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको कराया था और आपको पूरा अंदाज हो गया होगा कि पॉइंटिंग वेक्टर पे बेस करते हुए न्यूमेरिकल को आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू है ई एच के बराबर, और जो बराबर होता है पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, या एनर्जी के टर्म में कहोगे तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये ई एच के बराबर होता है। और दूसरा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस आप जानते हो, ई बाई एच का रेशियो, तो इनकी सहायता से ई और एच की वैल्यू निकाली जा सकती है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अबाउट द मोमेंटम डेंसिटी। जैसे एनर्जी डेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मोमेंटम भी होती है और फिर मोमेंटम डेंसिटी भी आती है। और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहाँ पर इंसिडेंट होती है उस सरफेस पे कुछ न कुछ प्रेशर, और प्रेशर में एरिया का गुणा कर दें तो फोर्स का अनुभव कराती है, जिसे रेडिएशन प्रेशर या रेडिएशन फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रेडिएशन प्रेशर कितना होगा, मोमेंटम डेंसिटी कितनी होगी, इसके बारे में भी आज जानकारी हम रखने की कोशिश करेंगे। इन एक्सप्रेशंस को निकालने के लिए कुछ बेसिक इक्वेशन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए उनको हम थोड़ा सा रिपीट करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, या उनको रिवाइज करना चाहते हैं। पहला है द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप जानते भी हो। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस मीन्स द इम्पीडेंस विच विल बी ऑफर्ड बाय द एयर, स्पेस और वैक्यूम फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और थ्रू अदर मीडियम हो तो बाय द मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यदि हम एयर, स्पेस या वैक्यूम लें तो इसको हम Z0 से लिखते हैं, अन्यथा इसके अलग कोई दूसरा मीडियम हो तो केवल Z से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू द रेशियो ऑफ E टू H के बराबर होती है, ये आप जानते हो, या यही बराबर स्क्वायर रूट म्यू 0 बाई इप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। और जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू 376.72 ओम के बराबर आती है। ये ऑलरेडी हम एक पैरामीटर है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, इसको हम पढ़ चुके हैं। यदि किसी दूसरे मीडियम के लिए हो अदर देन एयर, स्पेस और वैक्यूम, तो फिर इसको आप लिखेंगे इंट्रिंसिक इम्पीडेंस न कह करके केवल इम्पीडेंस कहेंगे Z, और इम्पीडेंस की वैल्यू द रेशियो ऑफ E टू H ही होगा इन दैट मीडियम, उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। ये ई और एच ये भी है, लेकिन ये ई और एच क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, स्पेस और वैक्यूम एंड करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बराबर इसके संगत लिखेंगे तो इट इज म्यू बाई इप्सिलॉन। म्यू इज द permeability of the medium through which the electromagnetic radiation is propagating, and epsilon is corresponding permittivity। तो इसकी सहायता से और म्यू और इप्सिलॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जितनी जेड की वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू इसकी हो जाती है। दूसरा एक पैरामीटर रिलेशनशिप in between E and B or H।
ए और बी के बीच में कितना संबंध होगा, बी इज इक्वल टू म्यू एच। एयर स्पेस या वैक्यूम के लिए बी की वैल्यू म्यू जीरो एच होती है। तो ई और एच या ई और बी के बीच में क्या संबंध होगा, इसके लिए कैसे कर पाएंगे, तो फिर इसी इंट्रिंसिक इंपेडेंस की सहारा लेंगे। ई बाई एच दिस इज इक्वल टू एयर स्पेस या वैक्यूम के लिए करें तो रूट म्यू जीरो बाई एप्सिलॉन जीरो। इतना हमने इसमें से यूज कर दिया। अब इसको हम वी कैन फर्दर राइट इट एज द रेशियो ऑफ ई, और इसको म्यू जीरो से भाग दे दें ऑन बोथ द साइड्स, तो म्यू जीरो एच दिस इज इक्वल टू, ये भी म्यू जीरो से भाग हो गया, डिवाइड कर दिया 1 बाई म्यू जीरो इंटू स्क्वायर रूट म्यू जीरो बाई एप्सिलॉन जीरो, और ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। और इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 1 बाई रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू सी। और साथ ही साथ इन एयर स्पेस और वैक्यूम बी इज इक्वल टू म्यू एच, तो एयर स्पेस और वैक्यूम के लिए बी की वैल्यू म्यू जीरो एच के बराबर आएगी। सो द इट इज इक्वल टू ई बाई बी, द रेशियो ऑफ ई बाई बी, ई टू बी, ई और बी के बीच का संबंध, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट। So this is one relation we have already obtained and this is the second relation we are getting. ठीक, तीसरी बात जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, थर्ड द पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, इस पॉइंटिंग वेक्टर को यस से लिखते हैं और क्या बताता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इसीलिए न्यूमेरिकल करते समय आपने इकाई देखा था, एनर्जी जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया तो पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इस पॉइंटिंग वेक्टर की इकाई होती है। और इस पॉइंटिंग वेक्टर को हम लिखते हैं यस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, यदि कंसीडर करें तो ई एच के बराबर होता है। यहाँ ई बाई एच का रेशियो मिला तो इंट्रिंसिक इम्पेडेंस, और ई एच का प्रोडक्ट यदि कंसीडर करें तो ये फिर पॉइंटिंग वेक्टर होता है। तो ये इक्वेशन यहाँ से मिल जाता है, एस इज इक्वल टू ई एच। ई एच इसलिए कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके बीच में ई एच साइन 90 आएगा, एंड यू नो द वैल्यू फॉर साइन 90 इज 1, तो यस की वैल्यू ई एच के बराबर आती है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन के रूप में नंबरिंग करना चाहो तो इक्वेशन 1, 2 फॉर एयर स्पेस और वैक्यूम, फॉर एनी मीडियम दिस इज 3 एंड दिस इज नाउ 4। ये पॉइंटिंग वेक्टर, और पॉइंटिंग वेक्टर के लिए क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये है। चौथा, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही पैरामीटर हैं संदर्भित, और इसको भी पढ़ चुके हो, एनर्जी डेंसिटी को, इसको हम लिखते हैं यू से। सो द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ energy density due to electric field component plus the energy density due to magnetic field component। और एनर्जी डेंसिटी का अर्थ है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इतना, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इतना,
दोनों को जोड़ दिया तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम निकल गया। यूई की वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितने के बराबर होता है, कुछ याद है, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस यूएच की वैल्यू मैं एयर स्पेस या वैक्यूम के लिए कर रहा हूं, ऐसे ही दूसरे मीडियम के लिए भी किया जा सकता है, केवल क्या अंतर आएगा, एप्सिलॉन 0 की जगह पर एप्सिलॉन आ जाएगा। ऐसे ही यूएच की वैल्यू कितनी होती है, हाफ म्यू 0 एच स्क्वायर। आप कहोगे ये तो हम पढ़ ही चुके हैं तो इसको लिखने की आवश्यकता है, एक तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन दूसरी एक नई बात भी है, इससे आप जान सकोगे, हम ई या एच को आपस में एक दूसरे से बदल सकते हैं। ई और एच कैन बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 का प्रयोग करके चाहे तो ई को एच में या एच को ई में बदला जा सकता है। मान लीजिए हम ई को एच में बदलना चाहें यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, तो u की वैल्यू आ गई हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर और e की वैल्यू हो गई दिस टाइम्स h और उसका स्क्वायर, तो ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं e इज इक्वल टू रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इंटू एच होल स्क्वायर, e स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर एंड प्लस सेकेंड टर्म हाफ म्यू 0 एच स्क्वायर। सो दिस बिकम्स, सॉल्व करें, स्क्वायर करेंगे तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 विल कैंसिल, सो वी गेट हाफ एप्सिलॉन 0 कैंसिल्स म्यू 0 एच स्क्वायर। फर्स्ट टर्म की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का था एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में लिखा तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू इतनी आ गई, प्लस सेकेंड टर्म भी उतना ही है हाफ म्यू 0 एच स्क्वायर। तो इससे एक और निष्कर्ष निकलता है, पहले ये लगता है कि ई बड़ा है, मैं बता चुका हूं आपको, एच का मैग्नीट्यूड छोटा है, ई और एच का रेशियो है 376.72 ओम और 120 पाई, इज 120 टाइम्स मोर इन कंपेरिजन टू एच। तो लगता है कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अधिक आएगी, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की कम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट विल बी द इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। So total energy of the electromagnetic radiation will be equally distributed in between electric and magnetic field. Although E की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, H की मैग्नीट्यूड कम है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पूरी एनर्जी यदि 10 वाट है, 10 हम एनर्जी डेंसिटी यदि निकालें तो 10 वाट यदि है तो 10 वाट में से 5 वाट पावर, यदि एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर हो जाता है, पावर यदि 10 वाट है या एनर्जी के टर्म में बात करें तो एनर्जी यदि 10 जूल है तो 10 जूल में से 5 जूल इलेक्ट्रिक फील्ड में निहित होगी और 5 जूल मैग्नेटिक फील्ड में निहित होगी, दोनों में बराबर मान के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की में आधा आधा एनर्जी बटा हुआ होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट है, कंपोनेंट बड़ा है, 120 टाइम्स मोर है इन कंपेरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का प्रश्न है, यह यदि कहीं बताने की बात आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डोमिनेंट, will be more
इन कंपेरिजन टू द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में E/H का रेशियो 376.72 आता है। लेकिन जहां तक एनर्जी की वैल्यू की प्रश्न है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है और आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में होती है, सच दैट द टोटल एनर्जी डेंसिटी हाफ प्लस हाफ इज 1 म्यू 0 H स्क्वायर के बराबर होगी। तो केवल मैग्नेटिक फील्ड में आधी एनर्जी निहित होती है और आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में निहित होती है। कुल एनर्जी म्यू 0 H स्क्वायर के बराबर आएगी। ये तो तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में आपने बदला। मैग्नेटिक फील्ड को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बदलें तो फिर आप पाओगे इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। तो आपसे एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इज हाफ म्यू 0 H स्क्वायर। लेकिन एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, total energy of the electromagnetic radiation per unit volume, it will be equal to either epsilon 0 E square or mu 0 H square। तो ध्यान रखना, कभी कभी ऑनलाइन जैसे क्लासेस चल रहे हैं तो इसमें ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आ रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो ये एक्सप्रेशन सही होगा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूछा जाए तो ये एक्सप्रेशन सही होगा। एक में हाफ आएगा और एक में हाफ नहीं आएगा, तो सावधान रहना चाहिए। हाफ कहाँ आएगा? जब एनर्जी डेंसिटी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में पूछा जाए, और जब टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी पूछा जाए तो आइदर इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर और इट इज इक्वल टू म्यू 0 H स्क्वायर। इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 5। तो ये कुछ इक्वेशन है जिनको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैंने संदर्भ के लिए इनको यहां पर मेंशन कर दिया है। मैं मिटा लेता हूं, जरूरत जहां पड़ेगी ये सब जानते ही हो, आप हमें बताओगे, इनका प्रयोग कर लिया जाएगा। ये केवल जस्ट कंटिन्यूटी के लिए मैंने फिर रिपीट कर दिया, रिवाइज कर दिया। नाउ आई विल डिस्कस द मोमेंटम डेंसिटी। मोमेंटम, पहले आपका परिचय मोमेंटम से कराऊंगा कि मोमेंटम कहां से आ गया। वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एनर्जी तो जरूर इसके साथ। मोमेंटम कहां से आ गई? क्योंकि मोमेंटम केवल हम जानते हैं पार्टिकल के साथ होता है। मास गुणे वेलोसिटी, संवेग की वैल्यू, मास इनटू वेलोसिटी, और यह वेव है तो इसमें कहां से मोमेंटम आ गया? तो और फिर मोमेंटम और इस मोमेंटम की डेंसिटी, जैसे एनर्जी डेंसिटी वैसे ही मोमेंटम डेंसिटी। तो 4 तक आप पहुंचे हो, तो ये दिस इज नंबर 5। मोमेंटम डेंसिटी का क्या अर्थ हुआ? जैसे एनर्जी डेंसिटी का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे ही मोमेंटम डेंसिटी का क्या डिफिनेशन हुआ? द मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो ये मोमेंटम डेंसिटी हो गई, और इसकी इकाई क्या होगी आप निकाल सकते हो। पहले मोमेंटम कहां से आ गया, वेव के साथ मोमेंटम कहां से आ गया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आप जानते होंगे, इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है। इट हैज ए डुअल कैरेक्टर। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और इस तरह की जो घटनाएं हैं जो हम ऑब्जर्व किए हुए हैं उसको हम वेव नेचर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं लाइट से संबंधित हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज में पढ़ चुके हो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
जिसके बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एच न्यू इंसिडेंट होता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की तरह ही केवल हमेशा नहीं व्यवहार करता है, कभी कभी ये पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, क्वांटाइज्ड हो जाता है। एंड द क्वांटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम जानते हो, फोटॉन। एज ए पार्टिकल लाइक बिहेवियर, सो इट हैज ए डुअल कैरेक्टर। द्वैत प्रकृति इसकी होती है, कभी वेव की तरह व्यवहार करती है और कभी पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है। वेव के रूप में व्यवहार जो करती है उसको अब तक हम जानते हैं और डिस्कस करते रहे हैं, और पार्टिकल के रूप में जब व्यवहार करती है तो वह क्वांटाइज्ड पार्टिकल, क्वांटम ऑफ एनर्जी, ये फोटॉन कहलाता है। फोटॉन के कुछ गुण जानते हो, यदि न्यू फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो एनर्जी की वैल्यू एच न्यू हो जाएगी। फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, ये मैंने आपको यूनिट 1 में भी बताया था। फोटॉन का काइनेटिक मास एच न्यू बाई सी स्क्वायर होता है। फोटॉन का मोमेंटम होता है एच न्यू बाई सी, या मास इंटू सी। काइनेटिक मास है उसका m, चलते समय उसका मास है m, और c वेलोसिटी से चल रहा है तो मास गुणे वेलोसिटी इज द मोमेंटम, सो मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन इज m इंटू सी। ठीक, और मोमेंटम के और सारे गुण जो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो वो फिर इस ढंग से होता है। फोटॉन की वेलोसिटी कितनी होती है? इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, डजंट कम टू ए रेस्ट। जब कभी भी लाइट सिग्नल होगा तुरंत चलना शुरू करेगा। इफ देयर इज ए लाइट सिग्नल इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लेस, कम की वेलोसिटी से नहीं चलता। माध्यम बदलेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और दोनों का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये आप जानते हो। तो वेलोसिटी विथ व्हिच द फोटॉन मूव्स इज द c, द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसलिए मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, अब मोमेंटम का कंसेप्ट यहीं से आता है। मोमेंटम ऑफ द फोटॉन p is the mass into velocity. The kinetic mass of the photon is m, h nu by c square, E is equal to mc square। उससे m की वैल्यू हो गई h nu by c square, E is equal to mc square and E is equal to h nu। so m की वैल्यू कितनी हो गई? h nu by c स्क्वायर। तो वही m यहां प्रयोग किया, मास ऑफ द फोटॉन। कब? जब वो चलता है, और फोटॉन चलता ही चलता है c की वेलोसिटी से। तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर, और मोमेंटम निकालना चाहे तो क्या, मास गुणे वेलोसिटी, c से गुणा कर दो तो एच न्यू बाई सी। सो मोमेंटम ऑफ द फोटॉन इज एम सी, मास गुणे वेलोसिटी। m इज द काइनेटिक मास ऑफ द फोटॉन एंड c इज द वेलोसिटी विथ विच इट मूव्स। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल कैरेक्टर होता है, लेकिन दोनों कैरेक्टर साथ नहीं होता है। आइदर इट विल बिहेव एज ए परफेक्टली एज ए वेव, और इट विल बिहेव परफेक्टली एज ए पार्टिकल। या तो फोटॉन की तरह व्यवहार करेगा या फिर वेव की तरह व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं होता है कि 75% वेव की तरह और 25% फोटॉन की तरह व्यवहार करता है। नो, नेवर। 100% वेव एंड 0% फोटॉन, और 0% वेव 100% फोटॉन, ऐसा व्यवहार करता है। एट ए टाइम केवल एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, या तो वेव कैरेक्टर होगी या क्वांटाइज्ड पार्टिकल के रूप में इसका व्यवहार होगा, या तो वेव लाइक और फोटॉन लाइक, पार्टिकल लाइक। ठीक, तो ये देखो इसकी मोमेंटम ऑफ द फोटॉन इज एम सी। हम c का इसमें एक गुणा कर दें तो c से डिवाइड भी कर दें तो एम सी स्क्वायर बाई सी। और एम सी स्क्वायर क्या है? यूनिट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। एम सी स्क्वायर इज द एनर्जी E डिवाइडेड बाई सी। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन का फेमस मास आइंस्टाइन, फेमस मास आइंस्टाइन रिलेशन।
E इज इक्वल एनर्जी मास रिलेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आ गया। तो मोमेंटम इज कनेक्टेड टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिवाइडेड बाई c। इसलिए मोमेंटम डेंसिटी निकाल सकते हो यहीं से। मोमेंटम डेंसिटी, हाउ द मोमेंटम इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम इज द मोमेंटम डेंसिटी। तो मैथमेटिकली मोमेंटम डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन है dp बाई dv, दिस विल बिकम हाउ द एनर्जी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई c। c तो अपरिवर्तित है, c बिहेव्स एज ए कांस्टेंट एंड दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। इसको कहते हैं मोमेंटम डेंसिटी, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी के लिए सिंबल क्या प्रयोग किए हो, u, तो u डिवाइडेड बाई c। स्पष्ट है? इसीलिए मैंने कुछ चीजें आपको रिपीट की कि फिर डायरेक्टली इसी में एविडेंस मिल जाएगा क्यों u से लिखा। d बाई dv इज द एनर्जी डेंसिटी, सो मोमेंटम डेंसिटी इज इक्वल टू u बाई c। एक तो यही एक्सप्रेशन है। से इक्वेशन नंबर 6, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मोमेंटम डेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी, आपसे पूछा जाए तो इस इक्वेशन नंबर 6 को डेवलप करेंगे। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम डेंसिटी लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड द एनर्जी डेंसिटी। u जो है एनर्जी डेंसिटी, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक दूसरे रूप में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, dp बाई dv, मोमेंटम डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू u बाई c, तो 1 बाई c, u की वैल्यू लिख लें इप्सिलॉन 0 e स्क्वायर, चाहे तो h में भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और u के लिए देखा आपने, ये इप्सिलॉन 0 e स्क्वायर के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 1 बाई c इप्सिलॉन 0 e इंटू e, और e को इप्सिलॉन 0 ऐसा लिखते हैं तो फिर e लिखना इसके साथ थोड़ी अजीब सा लगेगा, तो मैं इसको इप्सिलॉन 0 e बाई c लिखता हूं। इप्सिलॉन 0 e डिवाइडेड बाई c इंटू e, इप्सिलॉन 0 e स्क्वायर डिवाइडेड बाई c, वही चीज हो गई। और e बाई c की वैल्यू अभी मैंने मिटा दिया है। कोई इक्वेशन रहा होगा 1 2 3 शायद रहा होगा, 4 वहां दिख रहा है तो 3 रहा होगा। e बाई b का रेशियो आपने c लिखा है, तो e बाई c कितने के बराबर हो जाएगा, बोलिए, इप्सिलॉन 0 e इंटू b। आपका रिलेशन था e बाई b जो इस्टेब्लिश किए, दिस इज इक्वल टू c, तो e बाई c कितना हो गया, b के बराबर हो गया। एयर स्पेस और वैक्यूम के लिए डिस्कस कर रहे हो तो b को लिख सकते हो म्यू 0 h, तो इप्सिलॉन 0 म्यू 0 e h, क्योंकि b इज इक्वल टू म्यू 0 h, इसका प्रयोग किया। और EH को क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 4, पॉइंटिंग वेक्टर। सो इन टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, मिटा लें इसको, तो मोमेंटम डेंसिटी dp बाई dv, दिस इज इक्वल टू EH इज, पहले ये लिख लो, जो इप्सिलॉन 0 म्यू 0 एंड EH इज यस, यूजिंग इक्वेशन 4 यस इज इक्वल टू EH, ये हम जानते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। सो पॉइंटिंग वेक्टर के टर्म में आ गया इप्सिलॉन 0 म्यू 0 बाई यस इंटू यस। और इप्सिलॉन 0 म्यू 0 कितने के बराबर होता है, इप्सिलॉन 0 E 0
तो इसको लिख सकते हैं मोमेंटम डेंसिटी dp बाई dv दिस इज इक्वल टू s बाई c स्क्वायर। कारण सिंस c is the velocity of light, it is equal to square root 1 by mu 0 epsilon 0. This we know, ये already established है। स्क्वायर कर दीजिए तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 0 epsilon 0। न्यूमरेटर में आपको चाहिए तो इनवर्स कर दीजिए, 1 बाई c स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम डेंसिटी। हेलो, तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, इंटरनेट की प्रॉब्लम आई। अब हम फिर कनेक्टेड हैं, तो सुनिए। मोमेंटम डेंसिटी को या तो इक्वेशन नंबर 6 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 6 में क्या है? एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट। या मोमेंटम डेंसिटी को हम इक्वेशन नंबर 7 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो चाहे इस इक्वेशन का प्रयोग करिए, चाहे इस इक्वेशन का प्रयोग करिए, और इस ढंग से मोमेंटम डेंसिटी क्या होता है उससे आप परिचय प्राप्त कर सकते हो। और आपसे यदि पूछा जाए तो व्हाट इज द मोमेंटम डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके बारे में आप बता सकते हैं। द नेक्स्ट इज द रेडिएशन प्रेशर। छठा, ये इक्वेशन हम आपसे पूछ लेंगे या इसको यहां छोड़ देते हैं, या यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो बचेगा यहां यूज कर लेंगे। 6 रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन किस चीज का रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन प्रेशर का मतलब व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे लाइट जल रही है, लाइट से जो निकल रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इस लाइट जो हमारे ऊपर इंसिडेंट है, तो इट इज एक्सर्टिंग ए प्रेशर ऑन मी, और हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से गुणा कर दिया जाए तो इट इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन मी। तो रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, कितने के बराबर होगी, ये निकाला जा सकता है। किसे कहते हैं इसकी आइडिया? सूरज की रोशनी पेड़ की पत्तियों पर पड़ती है, हर पत्ती पर रेडिएशन प्रेशर पड़ता है। पत्ती की एरिया से गुणा कर दिया जाए तो उसके ऊपर एक रेडिएशन फोर्स लगता है, और ये रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है। दिस इज द ओरिजिन। द एक्स एक्सिस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य कर रही है। दिस इज द वाई एक्सिस, इधर मैग्नेटिक फील्ड कार्यरत है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जेड एक्सिस के प्रोपेगेशन वेव वेक्टर इधर काम करता है। एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोपेगेटिंग विद द वेलोसिटी ऑफ c along z एक्सिस। ये प्रोपेगेट करते हुए एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, मान लीजिए इस प्लेन पर पहुंचती है। हम प्लेन के लिए अभी केवल लाइन खींचते हैं। इस लाइन पर पहुंचती है, जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है। किसी समय पर ये इस बिंदु पर पहुंचती है, ए बी प्लेन पर पहुंचती है, और वे ए बी से प्रोपेगेट करते हुए आगे बढ़ती हुई जाएगी। अब आगे बढ़ते हुए फिर वो पिक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं सिस्टमेटिक बनाऊं तो आप फिर समझ लोगे। ए बी जो है दैट इज ए प्लेन, लेट अस कंसीडर। ये जो वेव बहुत डाउन हो गया, ये दोनों एक तरह का होना चाहिए। ए बी सी डी प्लेन से पास हो रही है, ए बी सी डी से ऐसे पास हो रही है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। हम मान लेते हैं प्लेन ए बी सी डी, ए बी सी डी हैज एन एरिया ए। प्लेन ए बी सी डी की एरिया जो है वो कैपिटल ए। कुछ समय बीतता है,
स्मॉल टाइम बीतता है और ये ए से चल करके ई तक पहुंच जाता है। ए बी प्लेन थी, इससे चल करके यहां पहुंच गई। ये मेरा हाथ है, ए बी सी डी प्लेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर इंसिडेंट है किसी समय पर, एरिया है ये समय डी टी बीत रहा है, आफ्टर इलेप्सन टाइम डी टी। तो डी टी में ये ए ई दूरी चल जाता है, प्लेन इसके पैरेलल चल जा करके ए ई दूसरा प्लेन मैं बना रहा हूं। अभी देखिए कैसे बन जाता है। तो कितनी दूरी ये चल देगा, सी वेलोसिटी है, डी टी समय आपने दिया, तो सी डी टी चलेगा और सी डी टी की वैल्यू कितनी हो गई, ए डिस्टेंस ये ट्रेवर्स कर लेगा, सी डी टी। फिर मैं बता रहा हूं कि किसी समय विशेष पर लाइट ए बी पर पहुंचती है, डी टी समय गुजरता है तो ए बी से चल करके यह ई एफ पर पहुंच जाता है। और प्लेन के रूप में दिखाना चाहो तो इसके पैरेलल ऐसा, और ये फिर इसके पैरेलल नीचे, और ये चलाएगा ऐसे, ये इसको जोड़ दीजिए तो ई एफ जी एच पे पहुंच जाता है। एक पैदो पाइप सा बन गया, दो प्लेन के बीच में घिरा हुआ छेद, अब ये निकल गया। एक प्लेन है ए बी सी डी, दूसरा प्लेन है ई एफ जी एच। ए बी सी डी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी समय 0 पर पहुंचती है, जहां से टाइम की गणना शुरू करते हैं। डी टी समय बीतता है तो ए बी सी डी प्लेन से पार करके ये पहुंच जाती है ई एफ जी एच प्लेन पर पहुंच जाती है। इस तरह से कि केवल ए ई सी डी के बराबर नहीं होगा, ए ई इज इक्वल टू बी एफ, इट इज इक्वल टू सी जी, इट इज इक्वल टू डी एच, सब सी डी टी डिस्टेंस द्वारा चल देंगे। तो ए ई दिस इज इक्वल टू बी एफ, दिस इज इक्वल टू सी जी, and this is equal to dh, and all these distances are equal to cdt। मैं जितना लिखा हूं, एक दो प्लेन्स हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल, बायां वाला जो प्लेन है उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 0 समय पर पहुंचती है, या वहां से समय की गणना हम शुरू करते हैं। उस एबीसीडी प्लेन की एरिया है कैपिटल ए, समय बीतता है dt, dt समय बीतने के बाद ए ई पर, डी एच पर, सी जी पर और बी ई एफ पर पहुंच जाती है। ए बी सी डी प्लेन आगे बढ़ करके सी डी टी डिस्टेंस ट्रेवर्स करके ई एफ जी एच प्लेन पर पहुंच जाती है। अब इन दोनों प्लेन के बीच में कितना वॉल्यूम घेरेगा, द वॉल्यूम विच विल बी जस्ट enclosed in within two planes dv, the volume। और कौन सा वॉल्यूम, जो इन दोनों प्लेन के बीच में आएगी, ए बी सी डी और ई एफ जी एच के बीच में जो घिरा हुआ वॉल्यूम होगा। तो छोटा सा पैरेलल पाइप बना है, ए बी सी डी की एरिया ए है, ई एफ जी एच की भी ऑब्वियसली ए होगी, और एक साइड की लंबाई है सी डी टी, तो डी बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए इंटू सी डी टी। बात समझ में आ गई। ए बी सी डी पहला प्लेन है जहां से समय की गणना हम शुरू करते हैं t इज इक्वल टू 0, और डी टी समय के बाद ये पहुंच जाता है ई एफ जी एच पर। तो डी टी समय में कितने वॉल्यूम के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट करेगी, दैट इज डीवी, स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ए है गुणे डिस्टेंस, एक साइड की लंबाई, ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई, ये उसकी ऊंचाई हो गई, गहराई हो गई, तो ए सी डी टी, ये डीबी की वैल्यू पता चल गई। इसलिए मोमेंटम डेंसिटी डीपी बाई डीबी, दिस विल बी इक्वल टू डीपी की वैल्यू मोमेंटम डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू ए सी डी टी। डीबी की जगह पर आपने लिख दिया ए सी डी टी।
और अब इसको यदि ऐसा लिख दें 1/ac dp/dt, तो यह जो टर्म है dp/dt क्या कहलाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं? फोर्स। और ये फोर्स किसके द्वारा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा। तो इसको हम कहते हैं रेडिएशन फोर्स 1/ac एफ रेडिएशन, वेयर एफ रेडिएशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ, द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt, इट इज एफ रेडिएशन। एफ रेडिएशन को क्या कहेंगे? रेडिएशन फोर्स। और ये रेडिएशन फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका इस्तेमाल कर लीजिए, तो इसको हम कहेंगे रेडिएशन प्रेशर। तो पी रेडिएशन ए इसके साथ आ गए डिवाइडेड बाई सी, जहां पर पी रेडिएशन बराबर है एफ रेडिएशन डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडिएशन प्रेशर। और यह हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, मोमेंटम डेंसिटी। तो मोमेंटम डेंसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन ऐसा मिल गया। अब मोमेंटम डेंसिटी के लिए दो एक्सप्रेशन प्राप्त हो चुके हैं। एक ये है इक्वेशन नंबर 7, और मोमेंटम डेंसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन ये मिल गया है इक्वेशन नंबर 8। दोनों को कंपेयर कर दें, तो दोनों को कंपेयर करें तो मोमेंटम डेंसिटी की सहायता से रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू निकाल पाओगे। dp/dv from equation number 7 is Poynting vector divided by c square, equation number 7, and momentum density from 8, it is p radiation by c, radiation pressure by c। c कैंसिल करेगा और इसलिए रेडिएशन प्रेशर p रेडिएशन इट इज इक्वल टू s बाई सी, से इक्वेशन नंबर 9। तो इस ढंग से रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, या रेडिएशन फोर्स, उसमें एरिया का गुणा कर दो तो रेडिएशन फोर्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो आपसे रेडिएशन प्रेशर पूछा जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहां भी इंसिडेंट होती है रेडिएशन प्रेशर एग्जर्ट करती है। आपके कॉपी पे पड़ रही है लाइट, मेज पर पड़ रही है लाइट, चाक पे पड़ रही है लाइट, हमारे हाथ पे पड़ रही है लाइट, तो सब जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। और उस रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू होगी एस बाई सी। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ई एच की वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाई सी, इतना रेडिएशन प्रेशर है। एरिया से गुणा कर दोगे तो रेडिएशन फोर्स निकल जाएगा, और इस ढंग से कर सकते हैं। ये रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू तब है जबकि इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और यदि रिफ्लेक्ट हो जाए तो आपने प्रेशर के लिए जब एक्सप्रेशन निकाला है तो जाती है मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल टकराता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो उसी वेलोसिटी से बैक डायरेक्शन में चला जाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दूना हो जाता है। तो इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, पत्ती पे पड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रिफ्लेक्ट हो गई तो उस पर प्रेशर दुगुना हो जाएगा, 2s बाई सी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दुगुना हो जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दुगुना होने से ये 2s बाई सी हो जाएगी। इफ देयर इज ए रिफ्लेक्शन तो इक्वेशन नंबर 10 से रिप्रेजेंट होगा, नो रिफ्लेक्शन तब इक्वेशन नंबर 9 से रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से दो और पैरामीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से संबंधित थे, द मोमेंटम डेंसिटी एंड द रेडिएशन प्रेशर, उनके बारे में भी आपको आइडिया इन एक्सप्रेशन से और क्यों होती है ये आपको ज्ञात हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।